everyone, welcome to Pontos. We have something really amazing for you this time. We are going to solve all the past year CAT questions topic wise. Why topic wise? Because when we solve question topic wise, we actually get to learn what is the requirement of that particular topic, what CAT is asking from you, and what should be your approach to solve a particular thing. Once you have solved all the past year question topic wise, you will be learning the repeated concept that they are asking in that particular topic. And once you get to know all the repeated concepts, you will be able to solve a particular set very easily compared to when you solve a set for the first time. We'll be starting with matrix arrangement, then we will be jumping to mathematical reasoning, then Venn diagram, then DI, and if a particular topic required a dedicated video, I will be attaching that video in the description. Seven candidates, Akhil, Balram, Chitra, Divya, Arena, Fatima, and Ganeshan, were invited to interview for a position. Candidates were required to reach the venue before 8 a.m. Immediately upon arrival, they were sent to one of the three interview rooms 101, 102, and 103. The following venue log shows the arrival time for these candidates. Some of the names have not been recorded in the log and has been marked as question mark. तो अपने को क्या दिया है कि भाई 7 कैंडिडेट्स है इंटरव्यू के लिए आ रहे हैं, 3 रूम है 101, 102, 103। जैसे जैसे आते हैं वैसे वैसे उनको रूम में भेज दिया जाता है। उसके बाद अपने को बोला है कोई भी 8 बजे के बाद नहीं आए। फिर अपने को टेबल दिया है जिसमें बोला है कि 7:10 पे अखिल आया है, साथ में एक और पर्सन आया है, 7:15 पे, 7:25 पे पता नहीं, 7:30 पे चित्रा है, 7:40 पे फातिमा है, देन क्वेश्चन मार्क डोंट नो। उसके बाद अपने को कंडीशन दी है सॉल्व करने के लिए। सबके अपने अपने स्टेटमेंट है, उसके बाद अपने से क्वेश्चन पूछा है। तो देखो, अब इसको मैं डालूंगा मैट्रिक्स अरेंजमेंट की कैटेगरी। वाई मैट्रिक्स अरेंजमेंट? बिकॉज अगर आप थोड़ा सा सोचो तो आपको क्या पता करने का है कौन सा पर्सन किस टाइम आया है और कौन से रूम में गया है। सो अपने को टेबल कैसे बनाना चाहिए? अपने को एक तरफ भाई टाइम फिक्स कर देना चाहिए, एक तरफ रूम नंबर। देखो, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब भी आप मैट्रिक्स अरेंजमेंट का क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना, तो आपके पास एक बेनिफिट होता है किसी भी एक कॉलम को फिक्स करने का, किसी भी एक पैरामीटर को फिक्स करने का। तो हमेशा फिक्स किसको करते हैं? ऑर्डर को। ठीक है, हमेशा प्रेफरेंस उस चीज को देते हैं जो ऑर्डर में डिफाइन होती है। जैसे टाइम हो गया, डेज हो गए, डेट हो गई, मंथ हो गया, ईयर हो गया। सेकंड प्रेफरेंस किसको देते हैं? नेम। अगर आपको ये दोनों चीजें छोड़ के कुछ भी फिक्स करना है तो जस्ट गो टू दी कंडीशंस। हमेशा कंडीशन पढ़ लो, जिसके बारे में ज्यादा इन्फो दी जाती है हमेशा उसको फिक्स करते हैं, सो दैट हमें टेबल थोड़ा सा मैप करना इजी हो जाए। तो टेबल हम किस तरह का बनाएंगे, या डेटा हमें किस तरह से रिप्रेजेंट करना चाहिए? इस तरह से एक तरफ रूम नंबर फिक्स कर देते हैं, एक तरफ टाइम। कंडीशन पढ़ते जाते हैं, फिल करते जाते हैं। बलराम, आई वॉज द थर्ड पर्सन टू एंटर द रूम 101। सिंपली मेरे को समझ में आया कि रूम नंबर 101 में कोई फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड पर्सन कौन होने वाला है? बलराम। चित्रा, आई वॉज द लास्ट पर्सन टू एंटर द रूम आई वॉज अलॉटेड टू। चित्रा का कहना है कि भाई मैं लास्ट पर्सन थी, मैं जिस रूम में गया हूँ। अब इस पॉइंट को मैं यूज नहीं कर सकता डायरेक्टली, तो मेरे को इसको होल्ड पे रखना चाहिए। अगले पे चलते हैं। एरिना, आई वॉज द ओनली पर्सन इन द रूम आई वॉज अलॉटेड टू। तो एरिना किसी ऐसे रूम में है जिसमें वो अलोन है, तो ई का मेरे को समझ में आया, शी इज अलोन। सिंपली मेरे को पता लगा कि यार कुछ भी कर लो, ई 101 में तो नहीं। फातिमा, थ्री पीपल इंक्लूडिंग अखिल वर ऑलरेडी इन द रूम दैट आई वाज अलॉटेड टू व्हेन आई एंटर्ड। फातिमा का कहना है कि भाई 3 लोग इंक्लूडिंग अखिल वर ऑलरेडी इन द रूम, मतलब फातिमा फोर्थ नंबर पे आई है जब उसने एंटर किया। अब मेरे को इसका रूम नंबर का आइडिया नहीं। कुड बी 101, कुड बी 102, कुड बी 103। गणेशन,
आई वॉज अमंग दी टू कैंडिडेट्स अलॉटेड टू रूम 102। अब इनका कहना है कि रूम नंबर 102 में कितने कैंडिडेट थे? दो, जिनमें से एक कैंडिडेट तो गणेशन है, दूसरे का पता नहीं। ओके, देखो मेरे को क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या क्या चाहिए। मैंने एक पॉइंट को होल्ड पे रखा, मेरे को समझ में आया एरीना अलोन थी। अब देखो सिंपल सा क्वेश्चन हो गया है। 101 में अरीना नहीं हो सकती, 102 में नहीं हो सकती क्योंकि अलोन है, तो अरीना कौन से रूम में होगी? 103। तो 103 में कितने लोग होने चाहिए थे? वन। 102 में कितने लोग हैं? टू। तो 101 में कितने लोग हो जाएंगे? फोर। तो ये जो फातिमा वाला पॉइंट है ये किसके लिए होगा? रूम नंबर 101 के लिए। तो अखिल और फातिमा किधर चले गए? 101 में। आगे बढ़ते हैं। मैंने एक ही पॉइंट को यूज नहीं किया अभी तक, दैट इज चित्रा। चित्रा का क्या कहना था? आई वॉज द लास्ट पर्सन। अब देखिए, अगर आप चित्रा को देखो, लास्ट पर्सन कैसे पता लगेगा मेरे को? जब मैं किस चीज पे जाऊंगा? टाइमिंग पे। सेकेंड थॉट क्या होना चाहिए था कि भाई अगर आप ABCD पढ़ो तो आपने ए लिख दिया, बी लिख दिया, सी और डी नहीं लिखा। आप यहाँ पे सी नहीं लिख सकते क्योंकि सी लास्ट पर्सन है। तो सी किसके साथ आएगा? गणेशन के साथ। और यहाँ पे कौन आना चाहिए था? डी। तो ये भी एक थॉट प्रोसेस हो सकता है। सेकेंड थिंग वाज कि अगर मैं टाइमिंग देखता तो मैं देखता कि भाई चित्रा जो है वो फातिमा से पहले आ रही। और फातिमा अगर फोर्थ पर्सन है तो चित्रा कभी भी फातिमा से पहले नहीं होगी, तो इनको अलग रूम में होना पड़ेगा। तो द ओनली पॉसिबिलिटी इज रूम नंबर 102। अब हम टाइम देखेंगे, मैच कर लेंगे। 7:10 पे कौन आया है? अखिल। अखिल के साथ एक और आदमी। तो 7:10 पे मेरे को दो नाम लिखने हैं, जिनमें से एक नाम तो मैं श्योर शॉर्ट हूँ, अखिल। 7:15 नो आइडिया, 7:25 नो आइडिया, 7:30 चित्रा। सिंपली मीन्स चित्रा 7:30 पे आएगी क्योंकि एक पर्सन है, एक पर्सन है। बाकी सब जगह कितने पर्सन है? एक। क्योंकि चित्रा अपने रूम में लास्ट है तो चित्रा के बाद 102 में कोई नहीं आएगा। और 7:30 का एक पर्सन हो गया, तो अब 7:30 पे कोई और नहीं आ सकता। 7:40 पे फातिमा आ रही है, तो आप 101 में फातिमा का नाम लिख दोगे और 101 में इसके बाद सबको मना कर दोगे। 7:40 पे मना कर दोगे। देखो 7:45 पे मेरे को एक पर्सन चाहिए था, और यहाँ पे सिर्फ एक ही ब्लैंक खाली है, दैट इज 103। तो यहाँ किसको आना चाहिए? अरीना को। तो यहाँ पे अरीना आ गई क्योंकि 103 में एक ही पर्सन है, तो बाकी कोई और नहीं आएगा। ओके, अब मेरे पास क्या बचा रह गया? मेरे पास सिर्फ 101 के डी और बी और 102 का जी का पोजीशन प्रॉब्लमैटिक है। ओके, तो यहाँ पे हमें एक चीज सीखनी है। जब भी हम अरेंजमेंट सॉल्व करते हैं, हम कभी भी किसी का पोजीशन नहीं फाइंड करते हैं, हम हमेशा क्या चीज फॉलो करते हैं? एलिमिनेशन। ऑलवेज ट्राई टू एलिमिनेट द पोजीशन इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग द पोजीशन ऑफ एनी पर्टिकुलर पर्सन। आपको ये सोचना चाहिए कि कौन सा आदमी कहाँ नहीं आ सकता। उससे जो बेनिफिट है वो ये है कि आप केसेस के बारे में सोच सकते हैं। अब देखो 7:10 पे कौन कौन आ सकता है? आई थिंक डी इज अ पॉसिबिलिटी। जी इज अ पॉसिबिलिटी। मेरे को पता है 7:10 पे बी नहीं आ सकता क्योंकि बी से पहले मेरे को किसको लेने का है? डी को। 7:15 पे कोई भी आ सकता है, ऑर्डर शिफ्ट कर देंगे। 7:25 पे आप कभी भी डी को नहीं ले सकते क्योंकि अगर आपने 7:25 पे डी को लिया तो द प्रॉब्लम इज कि भाई इसके बाद बी के लिए जगह नहीं है। तो आई थिंक इसको छोड़ के मेरा सेट आगे सॉल्व हो जाएगा डिपेंडिंग अपॉन कंडीशंस। तो इसके बाद मैं क्वेश्चन पे जंप करूँ। क्वेश्चन देखते हैं। What best can be said about the room to which Divya was allotted to? आई थिंक ये क्वेश्चन हम काफी जल्दी कर सकते थे अगर हम पहले ही क्वेश्चन पढ़ लेते। तो आंसर फॉर दिस वन इज रूम 101। Who else was in the room 102 when Ganeshan entered? अब देखो ये थोड़ा सा ट्रिकी है। Who else was in the room? गणेशन अपने रूम में किसके साथ था? चित्रा के साथ। तो लोगों का आंसर जल्दी जल्दी में क्या जाता है? चित्रा। लेकिन अगर आप लैंग्वेज पे पढ़ो तो जब गणेशन था तो गणेशन की एंट्री पे कोई नहीं था क्योंकि चित्रा तो लास्ट है। तो एक्चुअल आंसर शुड बी नो वन।
अब यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी किया उन्होंने फंसाने के लिए। When did Arena reach the venue? I think 7:45 should be my answer. And last one. देखिए, अगर क्वेश्चन आपका इफ से शुरू है, सिंपली मीन्स कि भाई केसेस बन रहे हैं। अगर उसको खुद बोलना पड़ रहा है कि अगर ऐसा हो रहा है, दैट मीन्स कि भाई बिना केसेस बनाए ये चीज पॉसिबल ही नहीं। इफ गणेशन एंटर्ड द वेन्यू बिफोर दिव्या, अब आप सोचो गणेशन दिव्या से पहले आ रहा है, दिव्या किससे पहले आ रही है? बी से। तो अगर गणेशन को डी से पहले आना है तो आप बी को फर्स्ट पे नहीं ले सकते। तो गणेशन को कहाँ पे लेना पड़ेगा? 7:10 पे। फिर डी को लेना पड़ेगा 7:15 पे और बी को लेना पड़ेगा 7:25 पे। हमसे क्या पूछा गया? बलराम एंटर्ड दी वेन्यू, दैट इज 7:25। और इसी के साथ अपना सेट क्या है? सॉल्व हो जाएगा। डेफिनेटली अ सेट फॉर बिगनर्स, ठीक सेट है। थोड़ा सा डेटा रिप्रेजेंटेशन ट्रिकी हो सकता है, बाकी ये वाला सेट फेयर इनफ डुएबल है। ओके, नेक्स्ट सेट पे मूव करते हैं। इसमें अपने को दिया पी क्यू आर एस were the four finalists in a dance competition. Ashmin, Badal, Gagan, and Dew were the four music composers who individually assigned item to the dancers. Each dancer had to individually perform in two dance items assigned by the different composers. Okay, मतलब हर डांसर को किसमें डांस फॉर्म करने का है? दो डांस करने के हैं, और दोनों डांस किससे असाइन होने चाहिए? डिफरेंट कंपोजर से। The first item performed by the four dancers were all assigned by different composers. जो पहला पहला आइटम करेंगे वो क्या होना चाहिए? चारों डिफरेंट कंपोजर से होने चाहिए। No dancer performed her second item before the performance of the first item by any other dancer. इसका मतलब है पहले पी क्यू आर एस एक बार डांस परफॉर्म करेंगे, फिर अगेन कौन परफॉर्म करेगा? पी क्यू आर एस। The dancers performed their second item in the same sequence of their performance in the first item. इनसे कहने का मतलब है कि अगर पहले ऑर्डर पी क्यू आर एस था, देन सेकेंड ऑर्डर जो होगा रिमेनिंग फोर फॉर्म का वो भी क्या होगा? पी क्यू आर एस। सेम सीक्वेंस, मतलब अगर ए बी सी डी सीक्वेंस था तो फिर से क्या आएगा? ए बी सी डी। क्लियर है ना? अगेन मैट्रिक्स अरेंजमेंट का सेट है। अब आपको सोचना चाहिए भाई मेरे को करना क्या है। अगर मैं इसको थोड़ा सा मेंटली मैप करूं तो मेरे को क्या सोचना चाहिए? यार, एक से लेके 8 तक परफॉर्मेंस हो रही है, चार डांसर है पी क्यू आर एस, इनका नाम दो बार लिखना है, और मेरे को ये पता करने का है कि किसने कौन सी परफॉर्मेंस दी है। फिर मेरे को आगे क्या सोचना चाहिए भाई कि ये अपना परफॉर्मेंस करेंगे और पता करेंगे कि ये जो ए बी जी और डी है, इनमें से किसने किसने किसको कौन सी परफॉर्मेंस दी है। तो अगर आप इतना मैप करते हो ना तो आपको क्वेश्चन करना थोड़ा सा इजी हो जाता है। तो इसका भी टेबल कुछ इस तरह से बनेगा। एक तरफ आप लिख सकते हो ऑर्डर, एक तरफ आप लिख सकते हो डांसर्स, और एक तरफ आप लिख सकते हो सॉरी कंपोजर्स। ठीक है, ऑर्डर क्या होने वाला है? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं और आठवीं परफॉर्मेंस। मेरे को डांसर्स का ऑर्डर पता करने का है और कंपोजर्स का। अब यहां से आप इसको सेग्रीगेट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको क्या पता करना है कि भाई पहले चार में पी क्यू आर एस आएंगे और दूसरे चार में फिर से पी क्यू आर एस आएंगे। यही तो इसका डेटा है बढ़िया, कि जिस ऑर्डर में डांसर्स ने पहले परफॉर्म किया है उसी ऑर्डर में वो फिर से करेंगे। मतलब मेरे को पी क्यू आर एस भी दिखने चाहिए, फिर पी क्यू आर एस 5 6 7 8 में भी दिखने चाहिए। पॉइंट पढ़ते हैं। नो कंपोजर हु असाइन आइटम टू प्रिंसेस असाइन आइटम टू क्वीन। तो आप एस को लिख सकते हो पी माइनस क्यू फॉर कंपोजर्स। भाई पी का कंपोजर शुड नॉट बी सेम एज दी क्यू का कंपोजर। अब अगर कभी कंफ्यूजन होता है तो मैं इसको लिख लेता हूँ कि भाई इधर मेरे को नाम लिखना है पी क्यू आर एस, इधर मेरे को नाम लिखना है ए बी जी और डी। वर्क्स फाइन। नो कंपोजर हु असाइन आइटम टू रानी असाइन एनी आइटम टू सम्रागनी। आप सेम चीज बोलोगे, आर और एस भी अलग अलग फॉर कंपोजर्स।
द फर्स्ट परफॉर्मेंस वॉज बाय प्रिंसेस, सबसे पहली परफॉर्मेंस किसकी है? पी की। दिस आइटम वॉज असाइंड बाय बादल, और पी के आगे कौन आ जाएगा? बी। कह रहे ना? द लास्ट परफॉर्मेंस वॉज बाय रानी, तो एट परफॉर्मेंस किसकी है? रानी की। एंड दिस वॉज असाइंड बाय गगन। अब अगर आपको पॉइंट याद हो कि भाई जो ऑर्डर 1 2 3 4 का रहेगा वही 5 6 7 8 का रहेगा, तो अगर पी 1 में आ रहा है तो पी किधर आएगा? 5 में। अगर आर 8 में आ रहा है तो आर किधर आएगा? 8 में। सॉरी, 4 में। ओके, नेक्स्ट वन। द आइटम असाइंड बाय एशमैन वर परफॉर्म कॉन्जिक्यूटिवली। अब देखो, एशमैन अपना क्या है भाई? कंपोजर। अपने को क्या दिया था? अपने को दिया था कि कोई भी कंपोजर, लेट मी फाइंड द पॉइंट। The first item performed by four dancers were all assigned by different composer. तो भाई जो ये पहले वाले हैं, इनमें मेरे को ए बी जी डी चारों दिखने चाहिए। अब आप सोचो, अगर मेरे को ऐशमैन को कॉन्जिक्यूटिव लेना है और इन टॉप 4 में मेरे को चारों नाम चाहिए, तो ये कब पॉसिबल है? जब आप ए को चौथे और ए को किधर लो? पांचवे पे। नहीं तो ये पॉसिबिलिटी ही नहीं आई। आगे बढ़ते हैं। The number of performance between item assigned by each of the remaining composers was same. अब ये थोड़ी सी लाइन टिपिकल हो सकती है कुछ लोगों के लिए। The number of performances between item assigned by each of the remaining composer was same. देखिए ये क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? अब ए को छोड़ दो, जितना गैप बी और बी की परफॉर्मेंस में है उतना ही गैप जी और जी की परफॉर्मेंस में है, और सेम गैप किसकी परफॉर्मेंस में है? डी और डी की। तो लाइक, अब इधर आप क्या लेने वाले हो? इधर आप लेने वाले हो, क्योंकि बी और ए हो गया है, तो इधर जी या डी आएगा, इधर डी या जी आएगा किसी भी ऑर्डर में। इधर ए और जी हो गया है, तो इधर बी और डी आएगा, बी और डी आएगा किसी भी ऑर्डर में। तो मेरे को क्या सोचना है कि यार जितना गैप बी और डी के बीच, बी और बी के बीच में है, उतना ही गैप जी और जी में है, उतना ही गैप डी और डी में है। ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन इंटरेस्टिंग हो जाता है। ठीक है। लेकिन बचा कैसे जा सकता है? बचा कैसे जा सकता है इन सब चीजों से, अगर आप कभी पॉइंट पिक ना कर पाओ? हमेशा क्वेश्चन की हेल्प, ऑलवेज ट्रीट क्वेश्चन एज एडिशनल पार्ट। अब आपको सोचना चाहिए यार, बी ए हो गया है, तो इधर तो डी या जी में से ही कुछ है, और इधर जी या डी में से ही कुछ है। ए और जी हो गया है, तो इधर बी या डी में से कुछ आएगा, इधर डी या बी में से कुछ आएगा, पता नहीं, जैसे भी है। एक बार क्वेश्चन पे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। क्योंकि ऑप्शन दिए हैं तो एक ही आंसर होगा। एक बार पढ़ते हैं। The second performance was composed by D. Fair enough, हो सकता है, पता नहीं, maybe. The third was composed by Ashman. देखो ये गलत है, क्योंकि Ashman की फोर्थ और फिफ्थ थी, ये तो गलत है। The second performance was composed by Gagan. हो सकता है। The third performance was composed by Dew. अब देखो, अगर थोड़ा लॉजिकली सोचो, ये दोनों आंसर साइमल्टेनियसली सही हो रहे हैं। ये दोनों आंसर साइमल्टेनियसली सही हो रहे हैं। अगर आपने गगन को सेकंड पे लिया तो आपको डी को थर्ड पे लेना पड़ेगा। तो आप दो आंसर तो टिक कर नहीं सकते, सिंपली मीन्स कि ये वाली पॉसिबिलिटी गलत है। तो डी और जी आना चाहिए था। काम कर जाता है, कई बार चीजें काम कर जाती है। ठीक है। तो आप यूज कर सकते थे। नहीं तो दूसरा तरीका क्या है भाई? केसेस बनाना। केसेस आर ऑलवेज हेल्पफुल। देखते हैं केसेस। क्योंकि हमने फाइंड किया है जी और डी नहीं होगा, तो हम इसी को ही लेट करते हैं। सपोज मैं यहाँ पे जी लेट करता, तो यहाँ पे क्या आता? डी। अब आप देखो, जी और जी के बीच में गैप कितना है? आप बोलोगे 1 2 3 4 5। अगर जी और जी के बीच में 5 का गैप है, तो इधर भी 5 का गैप आना चाहिए था, इधर भी 5 का गैप आना चाहिए था। आई डोंट थिंक इट वुड बी पॉसिबल। क्योंकि भाई अगर 5 का गैप है, तो आप बोलोगे 1 2 3 4 5। यहाँ पे मेरे को क्या लेना पड़ेगा? बी। और यहाँ पे लेना पड़ेगा डी, लेकिन डी और डी के बीच में 5 का गैप नहीं रह गया।
सिंपली मीन्स यहाँ पे जी, यहाँ पे डी नहीं आना चाहिए था। तो सेकेंड सिनेरियो पॉसिबल होगा, दैट इज डी एंड जी। तो आप ऐसे भी चेक कर सकते थे, नहीं तो क्वेश्चन हेल्पफुल है ही। तो इधर से मेरे को समझ में आया कि इधर जी नहीं है। अब जी नहीं है तो इधर क्या हो जाएगा, डी, और इधर क्या हो जाएगा, जी। तो आप इजिली काउंट कर सकते हो जी और जी, गैप कितना है? आप बोलोगे 1 2 3 और 4। तो बी के बीच में गैप कितना आना चाहिए, 4। आप बोलोगे 1 2 3 और 4, इधर बी हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा, डी। तो मेरे को कंपोजर्स मिल गए जी। फाइनली क्या बचा रह गया, मैंने सिर्फ इतना पार्ट यूज नहीं किया अभी तक। मैंने अभी तक ये वाला पार्ट ही नहीं यूज किया है कि किसको कौन सा कंपोजर मिल रहा है। अब आपको पता है पी और क्यू का कंपोजर सेम नहीं है। आप बोलोगे पी का कंपोजर एक बार बी है, हियर इट इज, और एक बार पी का कंपोजर क्या है, ए। तो इसका मतलब है आप क्यू को कभी भी बी और ए नहीं दे सकते। तो आपको क्यू को कंपोजर कौन सा देना पड़ेगा, डी और जी। अब डी और जी का सीक्वेंस कब बनेगा, अब देखो अगर आपने यहाँ पे क्यू को रखा तो आपको क्यू को लेने की जगह ही नहीं है। तो आपको क्यू यहाँ नहीं लेने का है, आपको क्यू कहाँ पे लेने का है, जी पे। सेकंड क्यू अपने आप किधर आ जाएगा, डी पे, क्योंकि सीक्वेंस सेम है तो इधर ऐसा आ जाएगा, इधर ऐसा आ जाएगा, एंड वी आर डन। अब दूसरा पॉइंट ऑटोमेटिकली मैच कर गया। आप बोलोगे आर और एस का कंपोजर सेम नहीं होना चाहिए था, इधर डी और ए है, इधर क्या है, जी, और इधर बी। तो आई थिंक अपना सेट सॉल्व हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, सेकेंड वॉज composed by ड्यू, विच इज राइट। ये हमने एलिमिनेशन से भी देख लिया था। नेक्स्ट, which of the following is false? Queen did not perform any item composed by Gagan. Oh, this is wrong. So this is my answer. क्योंकि Q और G का मैच कर रहा है। सिक्स परफॉर्मेंस थर्टे पे कौन आया है, बी और एस। तो अपने को क्या बताना है, बी। सेम कंपोजर में कौन सी आई है, तो अब आप देख सकते हो फर्स्ट एंड सिक्स, फर्स्ट सिक्स, आई थिंक दिस इज करेक्ट। आपको ये दोनों सेट क्लियर हो गए होंगे। व्हाट आई विल बी डूइंग इज, मैं डिस्क्रिप्शन में मैट्रिक्स अरेंजमेंट के प्रीवियस वीडियोस ऐड कर दूंगा जहां पे आप कॉन्सेप्ट पिक कर सकते हो। आई विल बी अपलोडिंग अ वीडियो दिस संडे, संडे इवनिंग मोस्ट प्रोबेबली, जिसमें मैं पास्ट ईयर के 2 सेट और अपलोड कर दूंगा। देन विल बी मीटिंग ऑन ट्यूसडे, जहां पे हम फॉन्ट्स का कोई टॉपिक का कॉन्सेप्ट वाइज वैसे प्रोसीड करेंगे जैसे हम एलआरडीआई करें। विल बी सॉल्विंग पास्ट ईयर क्वेश्चन एंड विल बी डूइंग इट लर्निंग कॉन्सेप्ट फ्रॉम द पास्ट ईयर क्वेश्चंस ओनली। ओके, होपफुली आपको ये सेट्स क्लियर हो गए होंगे। स्टिल अगर आपको कोई डाउट है तो आप अपना डाउट कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय।